नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। चलिए बात करते हैं भाग 3 के बारे में आज। और हम माध्यमिक भारत का इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने आपको बताया था किस प्रकार से महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और 17 बार उसने किस किस प्रकार से किस किस स्थान पर आक्रमण किए, उसके बारे में हमने कल विस्तार पूर्वक चर्चा करी थी दोस्तों। आज बात करते हैं महमूद गजनवी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, महमूद गजनवी जब भारत के अंदर आया था तो वो अकेला नहीं आया था भारत के अंदर, बल्कि अपने साथ कुछ लोगों को लेकर के आया था। और वो कौन कौन थे उससे पहले बात करते हैं बच्चों, आखिर इतिहास में महमूद गजनवी को क्या क्या कहा गया है, कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई हैं, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो इसको कहा गया है बुद्ध सिकन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि बुद्ध किशन के नाम से कौन जाना जाता है। तो बुद्ध सिकन, मूर्तिभंजक और आमीन उद्दौला और यामीन उल मिल्लाह, ये 3-4 नाम जो आप देख रहे हो, ये नाम किसको दिए गए हैं, ये इतिहास में दिए गए हैं महमूद गजनवी को। आप जानते हो बुद्ध सिकन का मतलब होता है जो मूर्ति को तोड़ने वाला होता है, या फिर मूर्ति भंजक भी कह सकते हो आप, ये ध्यान रखना। और ये आप जानते हो कि आमीन या फिर अमीन, यामिनी या फिर गजनी वंश का क्या था, ये वहाँ का ये शासक था, तो इसलिए इसको यामीन उल मिल्लाह का दर्जा भी दिया गया है, ये भी कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं आखिर ये अपने साथ किन लोगों को लेकर के आया था दोस्तों। तो देखिए, एक तो ये फिरदौसी को लेकर के आया था, फिरदौसी। अब ये फिरदौसी कौन है, असल में ये एक राइटर है दोस्तों, एक राइटर। इसने कुछ किताबें लिखी हैं, इनमें से एक फेमस किताब है शहनामा या शाहनामा। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शाहनामा किसकी रचना है, नाम से पूछ सकता है, तो आप आराम से नाम बता दोगे फिरदौसी की। इसको पूर्व का होमर भी कहा जाता है। पूर्व का होमर किसको कहा जाता है, फिरदौसी को, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये शहनामा के बारे में आपको पता हो शायद, इसके बारे में फारसी भाषा में लिखी गई है। इसके पीछे ना एक छोटी सी स्टोरी है दोस्तों, वो स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, आपको मज़ा आएगा। ऐसा हुआ, ये जो महमूद गजनवी था, इसने इससे कहा, किससे, फिरदौसी से कहा कि मेरे बारे में कोई ऐसी किताब लिखो जिसे मेरे पूरे वंशज के बारे में हो, सब कुछ मेरे, मतलब पूरा इतिहास हो उसमें, मेरे बच्चों के बारे में हो, सब कुछ हो उसके बारे में, मतलब मोटी से मोटी किताब लिखो, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, पैसा तुम्हें भरपूर मिलेगा। अब ये खुश हो गया, इसने कहा कि यार अच्छी बात है, फिरदौसी खुश हो गया। इसने इसके बारे में क्या करा, इतनी मोटी किताब लिख दी दोस्तों, बहुत मोटी किताब लिख दी, पूरा विस्तार पूर्वक इसकी तारीफों के पुल बांध दिए इसने, इसके अंदर बहुत कुछ लिखा इसके बारे में। बहुत कुछ लिखने के बाद अब ये पहुंचा किसके पास, महमूद गजनवी के पास, किताब को लेकर के, और बोला कि ये किताब मैंने लिखी है। अब ऐसे में हुआ क्या कि महमूद गजनवी ने कहा ये किताब, क्योंकि मोटी थी, अब जितनी किताब मोटी है उतनी ज़्यादा पैसा भी देना पड़ेगा, तो इसने कहा कि इतनी मोटी किताब लिखने के लिए थोड़ी बोला था तेरे को, तो ये मुकर गया वहाँ पर महमूद गजनवी। इसने कहा मैंने तेरे को इतनी मोटी बुक लिखने के लिए नहीं बोला था, तो क्या करें। अब ये थोड़ी सी क्या गए, वापस गया और इसने थोड़ी सी कम तारीफ़ें करी और नई पुस्तक लिख दी एक, और उसमें इसकी कम तारीफ़ें हुई और साथ साथ थोड़ी पतली भी हो गई पुस्तक। फिर आया, इसने फिर इसको दिखाई, इसने फिर कहा कि ये भी मोटी है, ये भी किताब अभी बहुत मोटी है, इतना मतलब इतनी ज़्यादा रकम मैं नहीं दे सकता। उसके बाद ये फिर आया तीसरी बार, 2-3 बार इसने इसकी किताबें लिखी और फिर पतली सी किताब बाद में इसको दे दी, और उस टाइम पे इसने उससे पैसे भी नहीं लिए। उसने कहा तू फ्री में रख, तुझे पैसे नहीं देने हैं तो फ्री में रख। और इसमें उसने बच्चों क्या करा, इसकी बुराइयाँ भी लिखी। तो ये एक ऐसी किताब थी, इसलिए फेमस हो गई क्योंकि महमूद गजनवी को अच्छी तरह से कौन जानता था, फिरदौसी जानता था, उसके साथ आया था। तो लोगों ने सोचा कि यार फिरदौसी अगर बता रहा है ये बातें जो उसके बारे में है, जिसमें उसने इसको बहुत ज़्यादा मतलब गलत इंसान भी बताया है, कहा है कि बहुत बदतमीज इंसान है, कौन, ये महमूद गजनवी। तो ऐसा लोगों ने विश्वास भी करा। क्यों करा, क्योंकि अब ये जानते थे कि फिरदौसी इसके साथ का है, इसके साथ का बंदा है और इसके साथ ही आया था, तो पक्का इसने कुछ ना कुछ सच्ची बातें बताई होंगी। तो इसलिए शहनामा बड़ी फेमस पुस्तक हुई, आपको ध्यान देना है दोस्तों। भाषा पूछता है तो फारसी भाषा में लिखी गई है, ये भी आपको याद रखना। ईरान का महाकाव्य किसको कहा जाता है, ईरान का महाकाव्य, तो ये भी ध्यान रखना है, शाहनामा को बोला जाता है। शाहनामा के राइटर कौन है, फिरदौसी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे की बात करते हैं दोस्तों, चलिए। उसके बाद दूसरा जो इसके साथ आया वो है अल-बरूनी। ये जो अल-बरूनी था, इसकी एक किताब है किताब उल हिंद और तहकीक अ हिंद और किताब उल हिंद, ये दोनों पुस्तकें किसकी हैं दोस्तों, ये अरबी में भाषा में है और ये है अल-बरूनी की। अच्छा, इसमें है क्या, तहकीक हिंद में से भारत का ना भौगोलिक वर्णन किया गया है कि भारत में कौन कौन से पहाड़ कहाँ कहाँ हैं, कैसे कैसे नदियाँ हैं, किस किस जगह पर क्या क्या झरने वगैरह वगैरह, इस चीज़ के बारे में इसमें चर्चा की गई है। ये ध्यान रखना है आपको
तहकीक ए हिंद में। आगे बात करते हैं। फिर एक और आया था उत्बी, इसका नाम याद रखना है आपको, उत्बी। इसने एक पुस्तक लिखी है किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी। ये कौन सी भाषा में? ये भी अरबी भाषा में है दोस्तों। चलिए इतनी बात समझ में आपके आ जाती है। उसके बाद एक और आया था इसके साथ में, उसका नाम था बेहाकी जो था, ये जो बेहाकी था, इसकी एक फेमस पुस्तक है तारीख ए सुबुक्तगीन। अब दोस्तों आप जानते हो सुबुक्तगीन कौन है? ये जो सुबुक्तगीन है ये कौन है? महमूद गजनवी के पिता, उसके पिताजी, उसके बाप। तो ये आपको याद रखना है सुबुक्तगीन के बारे में। तारीख ए सुबुक्तगीन किसने लिखी है? ये बेहकाई ने लिखी है, बेहकाकी ने लिखी है। और किसके बारे में लिखी है? महमूद गजनवी में, महमूद गजनवी के लिए। तो ये भी आपको ध्यान देना है दोस्तों। ये हो गई यहाँ तक की बात महमूद गजनवी के बारे में। मेन उद्देश्य इनका सिर्फ एक ही हुआ करता था, किसी भी तरीके से भारत के अंदर, भारत जैसे अखंड भारत के अंदर सिंध प्रांत वगैरह वगैरह सब कुछ था उसके अंदर, उसमें पाकिस्तान भी था, उसमें उस टाइम पर ये नेपाल वगैरह सब था। तो ऐसी स्थिति में चलता रहा ये काम लगातार। इस्लाम का क्या होता रहा? प्रचार प्रसार होता रहा दोस्तों, ये चलता रहा। और उसके बाद ऐसा हुआ 1173 में मोहम्मद गोरी नाम का एक शासक हुआ। ये भी कैसा शासक था? तुर्की शासक। ये आपको अच्छी तरह से याद रखनी है कि हम बात कर रहे हैं तुर्की आक्रमण की। यदि दोस्तों आपने पूरा विस्तार पूर्वक जानना है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो इसके लिए, उसमें बिल्कुल डिटेल में मैंने बताया गया है कि कब अरबियों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया और कब तुर्की वालों का आक्रमण हमारे देश पर हुआ था। अच्छा जी, मोहम्मद गोरी जब आया, मोहम्मद गोरी ने 1173 में गद्दी संभाली, है ध्यान रखना है। तो गजनी का ये क्या बना? शासक बना। गजनी का शासक कब बना था? 1173 में। ये वही मोहम्मद गोरी है दोस्तों जिसके चर्चे आपने सुने होंगे पृथ्वीराज के बारे में। पृथ्वीराज चौहान से इसका युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध आपने सुना होगा दोस्तों। उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे। तो उसी मोहम्मद गोरी के बारे में चल रही है बात। असल में इसका नाम मोहम्मद गोरी थोड़ी था, इसका नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि इसका बचपन का नाम या फिर मूल नाम क्या था, तो मूल नाम क्या था दोस्तों इसका? शिहाबुद्दीन मोहम्मद। किसका? मोहम्मद गोरी का। पर बाद में ये मोहम्मद गोरी कहलाया। 1173 में गद्दी पर बैठा और फिर हुआ क्या कि इसने ना भारत पर पहला आक्रमण किया। अब पहला आक्रमण किया क्यों? ये इसने कहानियाँ सुनी थी। जब हमने सुनी है कहानियाँ, उससे पहले मतलब हमारे भारत में, पूरे भारत में फैल चुकी थी ये बातें कि कोई महमूद गजनवी नाम का एक तुर्की शासक आया था और उसने भारत में 17 बार आक्रमण किया था और भारत के सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है उसे लूट करके ले गया था। तो डेफिनेटली ये बातें बाद में सुनी होगी कि इन्होंने भी सुनी होगी, मोहम्मद गोरी ने भी ये बात सुनी। और ये बात जब सुनी तो इसके समझ में आया कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर आक्रमण किया जा सकता है और वहाँ पर मंदिरों वगैरह में लूटपाट की जा सकती है। बहुत कुछ लूट करके हम जो है वो तुर्क में वापस ला सकते हैं और यहाँ करके दोबारा से, तुर्क मतलब अफगानिस्तान की साइड में जा करके वहाँ अपना फिर से अपना बंगला बना सकते हैं, अपने महल बना सकते हैं। तो ये सोचना इसका बिल्कुल सही था। और इसने पहला आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? 1175 में मुल्तान पर कर दिया। अच्छा, ये समझदार इतने थे, ये जानते थे कि दिल्ली पर डायरेक्ट आक्रमण नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिल्ली उस टाइम पर ऐसे राजाओं के उसमें था, अंडर में था, ये कह लीजिए आप, ऐसे राजाओं का शासन था उस टाइम पर कि इनसे सीधे टक्कर नहीं ली जा सकती थी। इसलिए इन्होंने कमज़ोर प्रांतों को चुना। तो कमज़ोर प्रांतों में जो मुल्तान था, मुल्तान पर इसने अटैक किया। और मुल्तान पर कौन सी जाति के ऊपर? करामाती जाति। ये करामाती जाति जो होती है ना, ये बौद्धिज्म वाले जो होते हैं ना, बौद्ध धर्म के जो प्रचार प्रसारक होते हैं, उनकी जाति होती है। कौन सी? करामाती जाति। तो करामाती जाति पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया था हमारे यहाँ? तो किया था किसने? मोहम्मद गोरी ने, ये ध्यान रखना है। और कहाँ पर किया था? मुल्तान में किया था। कब किया था? 1175 में किया था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अब ये वहाँ से जीता, इसके हौसले बुलंद हो गए। जीतने के पश्चात इसको लगा कि अब मैं बार बार अटैक करके भारत को जो है वो लूट सकता हूँ। और फिर क्या हुआ? इसने दूसरा आक्रमण करा दोस्तों। कब किया दूसरा आक्रमण? 1178 में। ये भी आपको ध्यान देना है। अच्छा, 1178 में जो इसने आक्रमण किया वो कहाँ पे किया बच्चों? वो किया अनिहल बाड़ा में। अनिहल बाड़ा ये पाटन में पड़ता है, अनिहल बाड़ा गुजरात में। ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो वहाँ पर इसने अटैक किया। अटैक करने के बाद, अच्छा अटैक करने से पहले की बात सुन लो। यहाँ पर हुआ क्या था? यहाँ पर ना एक शासक था जिसका नाम था भीम सेकंड या फिर इसको मूलराज सेकंड के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है दोस्तों, क्योंकि ना ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। क्योंकि भीम सेकंड के नाम से पेपर में आए ना आए, आप मूलराज सेकंड के नाम से भी पेपर में देख सकते हो क्वेश्चन को। तो ये कौन से वंश का राजा था ये भी पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है चालुक्य वंश का। चालुक्य वंश का ये राजा था। मैं आपको सारे वंश जो जितने भी ये हिंदू वंश थे
इनके बारे में भी विस्तार पूर्वक इसी तरीके से बताऊंगा। फिलहाल जो है हमारा आक्रमण में आपको समझा रहा हूँ कि किस किस प्रकार से जो बाहर से आए हुए लोग थे किस किस प्रकार से उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण करे। अरब वाले जो आए उन्होंने कैसे आक्रमण करे, तुर्क से जो लोग आए उन्होंने कैसे आक्रमण करे। इसके बाद इस सीरीज को कंटिन्यू हम रखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो फिलहाल भीम सेकंड, ये जो भीम सेकंड था इसकी माता का नाम था नायिका देवी। अच्छा, ये थी एक विधवा लेडी, विधवा औरत, और बहुत ही ज़्यादा बहादुर थी। भीम सेकंड ने अपनी माँ को बोला कि माता, मुझे अपने जो गुप्तचर हैं उनसे ये सूचना मिली है कि मोहम्मद गौरी क्या करने वाला है, अटैक करने वाला है। इसकी माता ने कहा तू टेंशन मत ले बेटा, मैं अपने आप देख लूँगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाले युद्ध का जो सेकंड युद्ध हुआ था इसका वो किसने किया था, क्या नाम नेतृत्व तो किसने किया था, तो आपको याद रखना है नायिका देवी ने किया था। नायिका देवी। अच्छा, कहाँ पर किया था, इसको कौन सा युद्ध कहा जाता है ये भी ध्यान रखना है, कायाद्रा का युद्ध। कौन सा युद्ध कहा जाता है दोस्तों, कायाद्रा का। पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कायाद्रा का युद्ध किस किस शासकों के बीच में हुआ था, वो कब हुआ था, तो आप ध्यान रखेंगे 1178 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, ये हुआ था भीम सेकंड और मोहम्मद गौरी के बीच में। हालांकि नेतृत्व किसने किया था, नायिका देवी ने। और नायिका देवी कौन थी, उसकी माँ थी, किसकी, भीम सेकंड की, जिसको मूलराज के नाम से भी जाना जाता है, मूलराज सेकंड के नाम से। अच्छा जी, युद्ध हुआ। अब युद्ध ये पहले से तैयार इधर, क्योंकि इनको पहले से सूचना मिल चुकी थी। इधर से ये सोच रहा है कि आसानी से जाऊंगा और जाकर के जीत जाऊंगा। तो जीतने के चला, ये जीतने के लिए हिसाब से चला, और जाकर के जब इसने आक्रमण करा तो ये तो पहले से तैयार थे और इसको बुरी तरह से खदेड़ दिया। लाए इसको पकड़ करके सभा में लेकर के आए, जब अच्छी तरह से बंदी बना करके मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी जो था बिल्कुल बंधा हुआ, और इसको बोला गया कि भाई ये कह रहा या तो मुझे मार ही दो तुम, मतलब इतनी तुमने बेइज्जती कर दी है मेरी कि अब तो मार ही दो। तो फिर ये इन्होंने क्या करा, भीम सेकंड ने इसको छोड़ दिया। इसने कहा कि तू निकल जा, दोबारा मत आइयो बस। ऐसे से बातचीत हुई और छोड़ दिया इसको, चला गया ये। अब जा तो गया था, लेकिन अंदर ही कहीं ना वो अंदर होती है ना कि भाई हार गया हूँ एक बार, तो दोबारा उठूंगा, फिर लड़ूंगा, सेना इकट्ठी करूंगा, फिर जो है आक्रमण करूंगा। तो वो कहीं ना कहीं इसके मन में चल रही थी बातें। ये बात अलग हो गई। अब दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आगे बात सुनिए। इसके बाद थोड़ी सी जो बात, आपको थोड़ी सी एक अलग स्टोरी सुनाता हूँ। पहले मैं इस स्टोरी को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको यहीं रोकते हैं, इसके बाद आपको अच्छी तरह समझाऊंगा इसके बारे में भी। बात करते हैं दिल्ली के बारे में कि दिल्ली बीच में कहाँ से आई। अब सुनिए, दिल्ली जो है, दिल्ली, इसका प्राचीन नाम क्या हुआ करता था दोस्तों, इसका प्राचीन नाम हुआ करता था दिल्ली का पुरी। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, दिल्ली का प्राचीन नाम। तो क्या याद रखोगे दोस्तों, दिल्ली का पुरी। अभी जो दिल्ली का पुरी है, इसको बसाया किसने था, इसको बसाया था अनंगपाल ने। किसने, अनंगपाल। अनंगपाल तोमर, ये गुर्जर जाति के लोग थे, राजा था उनका ये, और बहुत शानदार राजा था, बहुत शक्तिशाली राजा था। कौन, अनंगपाल तोमर। अब ये अनंगपाल तोमर ने दिल्ली को बसाया था 1191 के आसपास। चलिए, उसके बाद हुआ ये कि अनंगपाल ने इसके यहाँ कोई पुत्र नहीं था, इसका कोई पुत्र नहीं था, लेकिन इसकी एक पुत्री थी। पुत्र तो कोई नहीं था, लेकिन एक पुत्री थी, और इसकी पुत्री की जो शादी थी वो इसने किसके साथ कर दी, अजमेर के राजा। ये अजमेर के राजा थे सोमेश्वर सिंह चौहान। सोमेश्वर सिंह चौहान, पुत्री की शादी किससे करा दी, किसने, अनंगपाल ने। किससे करा दी, सोमेश्वर सिंह चौहान से करा दी। अच्छा, फिर उसके बाद सोमेश्वर सिंह चौहान और इसकी पुत्री यानी कि अनंगपाल की पुत्री, इनका क्या हुआ, एक लड़का हुआ जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। जी हाँ दोस्तों, ये वही पृथ्वीराज चौहान है जिसके किस्से आप अक्सर सुनते हो, जिसके मतलब बलशीलता के, या फिर कि ये कितना बलवान था, इस बात के किस्से आप डेली सुनते हो दोस्तों, और कई बार सुने और सुनने भी चाहिए कि हमारे देश में इस प्रकार के राजाओं ने किस प्रकार से शासन किया, किस प्रकार से वीरता दिखाई, उसके बारे में जो किस्से हैं वो चलते रहने चाहिए दोस्तों, ताकि फिर से कोई मोहम्मद गौरी जैसा व्यक्ति दोबारा भारत पर आक्रमण करने की सोच ना सके। चलिए आगे बात करते हैं। अभी पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ, ये क्या हुआ, नाती हुआ किसका, अनंगपाल का। अभी अनंगपाल का नाती और ये पृथ्वीराज चौहान। अनंगपाल के तो कोई बेटा था नहीं, तो उसने पृथ्वीराज चौहान को क्या बना दिया, गद्दी पर बिठा दिया दिल्ली की। और दिल्ली की गद्दी पर जैसे ही बिठाया तो इधर ना इसका एक रिश्तेदार था, होता है ना, जैसे मान लो इसका तो खुद का कोई बेटा था नहीं, तो रिश्तेदार आस लगाए बैठे हुए थे कि बाद में गद्दी पर हम ही बैठेंगे। तो इसका रिश्तेदार था कोई, कौन था रिश्तेदार, नाम ध्यान रखना आपको। इसका रिश्तेदार था जयचंद। कौन था, जयचंद, ये लिखा हुआ दोस्तों। इसका रिश्तेदार था कौन, जयचंद। अभी जयचंद कौन था, ये गढ़वाल वंश का राजा था, कन्नौज में गढ़वाल वंश का था ये, और ध्यान रखना कन्नौज में था। तो ये ना आस लगा के बैठा हुआ था कि दिल्ली की गद्दी तो मुझे ही मिलेगी।
लेकिन ऐसे में हुआ ये कि जब दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया गया पृथ्वीराज चौहान को, तो ये चिढ़ गया, तन बदन में आग लग गई इसके कि भाई ऐसे कैसे कर दिया, हम तो इतने दिनों से सोच के बैठे हुए थे और इसने तो है पृथ्वीराज चौहान को बिठा दिया, वो तो हमारे से उम्र में भी छोटा है, अभी वो तो बच्चा है, उसको कैसे बिठा दिया। ये बात ये अंदर अंदर सोचने लगा और ये कहीं ना कहीं जलने लगा किससे, पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान से जल ही रहा था, काम चल ही रहा था। ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में दोस्तों क्या हुआ, ऐसे में ना इसकी जयचंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। ये जो संयोगिता था ये इसकी पुत्री थी किसकी, जयचंद की। अब क्या हुआ था कि उस टाइम पे ना पृथ्वीराज चौहान के बड़े किस्से चला करते थे, पृथ्वीराज की किस चीज़ के, वीरता के किस्से। पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे जिले में जो था किस चीज़ के किस्से चला करते थे, पूरे भारत में चला करते थे बल्कि किस चीज़ के किस्से कि भाई पृथ्वीराज चौहान नाम का भी एक मतलब वीर पुरुष है, किस प्रकार से वीरता दिखाता है, शक्तिशाली राजा है और क्या क्या कर सकता है, उस सब के बारे में। उससे पहले तराइन का युद्ध हो चुका था, उसके बारे में भी बात करूंगा। वो ये जीत चुका था, कौन, पृथ्वीराज चौहान। तो इसकी वीरता के जो बखान थे वो दूर दूर तक फैले हुए थे, लोग गाने गाते थे इसके, कहानियाँ सुनाते थे इसके आसपास। तो ये बातें कहाँ तक पहुँची, संयोगिता तक पहुँची और संयोगिता कहीं ना कहीं मनीबन जो थी वो इसको पति मान चुकी थी, किसको, पृथ्वीराज चौहान को। मतलब एक हिसाब से जो है ये इससे इसके प्रेम प्रसंग में फंस चुकी थी, या यूँ कह लीजिए ये इससे प्रेम करती थी पृथ्वीराज चौहान से। अच्छा, ये बात भी चलती रही। अब इस बात का पता किसे चला, जयचंद को पता चला। अब जयचंद को क्या पता चलता है कि संयोगिता जो है वो क्या करती है, वो उसके दुश्मन से प्रेम करती है। और दुश्मन कौन, पृथ्वीराज चौहान। ये दुश्मन समझता था, हालांकि पृथ्वीराज चौहान इसे दुश्मन नहीं समझता था, लेकिन जयचंद जो था वो पृथ्वीराज चौहान को दुश्मन समझता था। तो इसलिए संयोगिता से इसने क्या हुआ कि बदला लेने के लिए ना इसके पास एक अवसर आया, किसके पास, जयचंद के पास। इसने क्या किया, इसने अपनी पुत्री का ना, संयोगिता का क्या करवा दिया, स्वयंवर करवा दिया दोस्तों। क्या करा दिया, स्वयंवर। अच्छा, स्वयंवर में क्या होता था, स्वयंवर में ना जो लड़की होती थी वो अपने मन चाहे किसी भी व्यक्ति के गले में माला डाल देती थी और वही उसका क्या बनता था, पति बनता था। कुछ ऐसी प्रथा चली हुई थी उस टाइम पर, और ये आप अच्छी तरह से जानते भी होंगे, आपने रामायण वगैरह में देखा होगा ऐसा। तो ऐसे ही हुआ था उस टाइम पर भी। तो क्या हुआ, लेकिन ना इसने, ये जो जयचंद था, इसने किससे, पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए उसे ही इनवाइट नहीं किया। किसको, पृथ्वीराज चौहान को ही इनवाइट नहीं किया, उसे बुलाया नहीं स्वयंवर में। अब ऐसे में संयोगिता बड़ी परेशान हो गई। ये जानती थी कि पिताजी ने ऐसा क्यों किया है, एक तो दिल्ली की गद्दी नहीं मिली, ऊपर से मैंने भी जो है उल्टा काम करा, मतलब सीधा उसके दुश्मन से ही प्यार कर बैठी, और इसलिए जो है ये जानती थी इस बात को संयोगिता। अब ऐसे में क्या हुआ, जयचंद ने एक काम और करा था। इसने क्या करा, पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए उसका एक बुत बनवाया सोने का, और वो सोने का बुत बनवा करके कहाँ रखवा दिया, बाहर रखवा दिया, जहाँ दरबारी वो खड़े होते हैं ना, क्या नाम, पहरेदार खड़े होते हैं जहाँ पर, तो वहाँ पे इसको बुत को जो है वो लगा के रख दिया, खड़ा कर दिया, और उसे कहा कि तू अपना जो है पति चुन ले कोई भी। अब ये इधर से इनकी बात होती है चिट्ठी के जरिए। उस टाइम पर मोबाइल वगैरह तो थे नहीं, व्हाट्सअप वगैरह तो था नहीं उस टाइम पर कि ये फेसबुक से, व्हाट्सअप से, इंस्टाग्राम से बात कर लें। तो इनके पास एक ही तरीका था, वो था उस टाइम पर चिट्ठी वगैरह से बात हो जाती थी इनके, कुछ उस टाइम पर ऐसा होता था। तो अब ये क्या करा, संयोगिता ने ना इसको चिट्ठी लिखी, पहले ही चिट्ठी लिख दी थी कि अगर तुम ना आए ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी, अगर तुम स्वयंवर में ना आए, हालांकि मेरे पिताजी ने तुम्हें बुलाया नहीं है, पर अगर तुम ना आए तो मैं क्या कर दूंगी, जान दे दूंगी, और मैं शादी नहीं करूंगी। अब ये पृथ्वीराज चौहान धर्म संकट में फंस गया। जाए कैसे, क्योंकि इनवाइट नहीं किया गया, अपनी भी कुछ इज्जत है तो उसके हिसाब से ये ना जाए, लेकिन अगर ना गया तो संयोगिता जान दे देगी, तो ये फंस गया। ये क्या करता है, ये जाकर के बाहर खड़ा हो जाता है, किसके, महल के बाहर जाकर के खड़ा हो जाता है। अब ये संयोगिता क्या करती है, ये सारे राजाओं के पास से माला लेकर के जाती है, और माला ले जाकर के कहाँ पहना देती है, बाहर जो उसका सोने का बुत था उसे पहना देती है। वहीं पर खड़ा हुआ था कौन, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान कहता है कि भाई इसने तो मुझे चुना है, अब ये मेरी वाइफ है। और अब सारे के सारे राजा देखते रह जाते हैं, ये इसको बिठाता है घोड़े पर पीछे और लेकर के चला जाता है कि भाई आज से ये मेरी रानी है। तो इस प्रकार से शादी करी थी किसने, इसके पृथ्वीराज चौहान ने करी थी, किससे, संयोगिता से। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी भी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, अच्छा लगा होगा, आनंद आया होगा। इसके बाद दोस्तों ये हुआ, आपकी बात समझ में आई होगी। एक बात और समझाने की थी, वो ये कि पृथ्वीराज चौहान का ना एक दोस्त था। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान को एक नाम और था, राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राय पिथौरा के नाम से जाने जाने वाले शासक का नाम बताइए, तो आप क्या बताओगे, राय पिथौरा बताओगे दोस्तों। फिर उसके बाद राय पिथौरा का ना एक दोस्त था, मतलब पृथ्वीराज चौहान का एक दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड कह लीजिए, या फिर उसके यहाँ पर ये जो था ना राजकवि भी था एक हिसाब से, कौन, चंद बरदाई। अब ये चंद बरदाई जो था, इसने एक पुस्तक लिखी, आपने देखा होगा,
पृथ्वीराज रासो। तो पूछ लिया जाता है कई बार पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो दोस्तों किसकी रचना है, चंद्रबरदाई की रचना है। और ये किसका बेस्ट फ्रेंड था या फिर किसके यहाँ पर राजकवि था, तो पृथ्वीराज चौहान के यहाँ पर। इस स्टोरी को पूरा करके दोस्तों अब यहाँ आते हैं 1191 में ना दोस्तों, 1191 में तराइन का युद्ध हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट, और उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगा, अब ये भूलोगे नहीं आप। तो 1191 में कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों, मैं आपको 3 युद्ध बताऊंगा और तीनों आपको याद रखने हैं, परीक्षा की दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला युद्ध जो हुआ 1191 में हुआ था, तराइन का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी के और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी को पूरी तरह से हराया था। किसने हराया था, पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने बुरी तरह से हराया और इसकी इतनी इंसल्ट करी, इतनी बेइज्जती करी उसके बाद मोहम्मद गौरी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भारत में दोबारा से क्या कर सके, आक्रमण कर सके, और वो जाकर के बैठ गया था, अपने छुप के बैठ गया था अफगानिस्तान में जाकर के। लेकिन बाद में यही जयचंद लेके आया था, उसको दोबारा इनवाइट करा उसको कि आजा हम तेरा साथ देंगे वगैरह वगैरह। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपको जो स्टोरी है इसको आगे भी बढ़ाएंगे। ये स्टोरी भी ख़त्म नहीं हुई है, उम्मीद करता हूँ कहानी की तरह से आपने सुनने का प्रयास करा होगा और आपको अच्छी लगी होगी। और इस भाग को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि जाइए कहीं भी मत, क्योंकि अभी 2 युद्ध के बारे में जो मैंने बात करी है वो युद्ध भी मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अगले पार्ट में। आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें बिल्कुल भी, और लाइक करते रहें, कमेंट अवश्य करें दोस्तों। धन्यवाद।